हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया और चैप्टर में दी हुई एक्सरसाइजेस को हमने पूरा कंप्लीट किया है सॉल्यूशन के साथ। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ओके, मोशन एंड टाइम इसी से रिलेटेड सारे ही हमारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ठीक, अगर आप हमारे साथ साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो एक बार स्पीड और डिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इसे आप जरूर चेक कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन। चलिए, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इनमें से क्या हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं करते? अ लीकिंग टेप, ओके, सिंपल पेंडुलम, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे और ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, इससे आपको ये बताना है कि हम इनमें से किसकी मदद से टाइम को नहीं मेजर कर सकते। लीकिंग टेप से भी हम क्या कर सकते हैं? टाइम को मेजर कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? टाइम को मेजर करते हैं। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, अब आप सोचेंगे शेडो कैसे, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमने वॉचेस का इन्वेंशन नहीं किया था तो लोग किस तरह से टाइम को मेजर करते थे? वो करते थे सन डायल की हेल्प से। और सन डायल किस पर बेस्ड होता है? सन डायल बेस्ड होता है कि जब सन डायल के ऑब्जेक्ट पर सन की रे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट की शेडो जहां पर भी इंसिडेंट होती, मतलब ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो जहां पर भी जिस भी नंबर पर पड़ती है, जिस भी नंबर पर शेडो दिखाई देती है, उतना ही टाइम होता था। ठीक है, तो इसका मतलब शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, क्या ब्लिंकिंग ऑफ आइज से हम टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आइज डू नॉट ब्लिंक एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर ब्लिंक नहीं करती। जब भी हमें टाइम को आइडेंटिफाई करना हो या टाइम को निकालना हो तो हमें एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या है? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर टाइम को कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड इंटरवल्स होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की मदद से अगर हमें फिक्स्ड इंटरवल मिल रहा है, इसका मतलब कि हम उससे टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है तो हम उससे टाइम को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या नहीं कर सकते? इसकी मदद से हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते। ओके, चले आगे, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू क्लॉक A एंड B आर शोन इन द फिगर। इस तरह से दो क्लॉक्स दी हुई हैं, एक क्लॉक है A और दूसरी क्लॉक B। आप दोनों को ध्यान से देखिए। क्लॉक A हैज एन आवर एंड अ मिनट हैंड। जो क्लॉक है A, उसमें क्या क्या है? उस क्लॉक में आपका मिनट हैंड और आवर हैंड है। ओके, एंड क्लॉक B हैज एन आवर एंड मिनट हैंड एज वेल एज अ सेकेंड हैंड। ठीक, जो क्लॉक B है उसमें क्या क्या है? क्लॉक B में हमारा आवर हैंड भी है और हमारा मिनट हैंड भी है और सेकेंड हैंड भी है। राइट, सो हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दीज क्लॉक्स। इन दोनों क्लॉक्स के लिए क्या स्टेटमेंट सही होगा? तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक A। क्या हम क्लॉक A से 30 सेकेंड का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं? 2 मिनट आप अपना हिसाब से आंसर को देखिए, फिर हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। नेक्स्ट है, अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लॉक B। क्लॉक B की मदद से हम 30 सेकेंड को मेजर नहीं कर सकते। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? तीसरा स्टेटमेंट कहता है, टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स कैन बी मेजर्ड बाय बोथ एंड A एंड B। दोनों ही क्लॉक की मदद से क्या हम 5 मिनट का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं? या ये बोला जा रहा है कि हम 5 मिनट का इंटरवल क्लॉक A और क्लॉक B दोनों की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट
10 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक ए। हम टाइम जो क्लॉक ए है उसकी मदद से 4 मिनट 10 सेकेंड का टाइम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? क्लॉक ए की मदद से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दीज क्लॉक्स। इन क्लॉक के लिए इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए तो हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक ए। अब आप क्लॉक ए को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कौन कौन से हैंड दिख रहे हैं? हमें मिनट हैंड दिख रहा है और आवर हैंड दिख रहा है। तो क्या हम सेकेंड निकाल पाएंगे इससे? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लॉक बी। अब क्लॉक बी ने क्या बिगाड़ा है? इसके पास तो सेकेंड का हैंड भी है, आवर हैंड भी है और मिनट का हैंड भी है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉक बी की मदद से हम 30 सेकेंड का टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, क्या आप उसको क्लॉक ए और क्लॉक बी से मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में ही कौन सा हैंड है? मिनट हैंड दिया हुआ है। इसमें भी मिनट हैंड है और इसमें भी आपका मिनट हैंड दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? इसकी मदद से हमें जो 5 मिनट है इसका इंटरवल निकाल सकते हैं। वेल, हमें इसमें से एक करेक्ट चूज करना था। हमारा सी आ चुका है आंसर, बट हम ये देख लेते हैं कि क्या डी भी अगर सही है क्या, देख लेते हैं। टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट 10 सेकेंड, कितना टाइम इंटरवल दे रहा है? 4 मिनट 10 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक ए। क्लॉक ए की मदद से क्या हम 4 मिनट 10 सेकेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 10 सेकेंड जो है इस क्लॉक में सेकेंड का हैंड है ही नहीं, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसलिए हम 10 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि हम टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट दोनों ही क्लॉक्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। बिल्कुल, क्लॉक ए कैन नॉट मेजर सेकेंड्स एज इट हैज नॉट अ सेकेंड हैंड। इसके पास क्योंकि कोई सेकेंड हैंड नहीं है, इसलिए ये सेकेंड को मेजर नहीं कर सकता। क्लॉक ए एंड क्लॉक बी हैव मिनट हैंड, सो टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय बोथ ऑफ देम। क्योंकि दोनों के पास ही मिनट का हैंड था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉक ए है और जो क्लॉक बी है उसकी मदद से हम 5 मिनट का टाइम इंटरवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय टेबल ए एंड टेबल बी। 2 स्टूडेंट्स थे जिनसे ये कहा गया कि आपको इन दोनों टेबल की मदद से क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार हम इन दोनों चार्ट की मदद से ये चेक कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ठीक है या नहीं। वेल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी एक्स एक्सेस होती है उस पर हम टाइम लेते हैं। ओके, उस पर आप किसको डिनोट करेंगे? उस एक्सेस पर टाइम को। ठीक है, मतलब ये वाली एक्सेस, ये कौन सी एक्सेस है? आपकी एक्स एक्सेस। फिर हम वाई एक्सेस लेते हैं, वाई एक्सेस पर हम डिस्टेंस को लेते हैं। राइट, हमने एक्स एक्सेस पर टाइम को लिया और वाई एक्सेस पर हम डिस्टेंस को लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम चार्ट को देखें तो टेबल ए को पहले बना लेते हैं हम। ठीक है, तो टेबल ए में क्या टाइम स्लॉट दिया हुआ है? 0, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे एक एक मिनट के डिफरेंस के साथ में क्या दिया है? टाइम इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम को देखिए आप, यहाँ पर आपको कोई भी एक एक मिनट का डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगातार आपको वैल्यू मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो हमें इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना, इस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट लिखना पड़ेगा कि हम इन दोनों को ही प्रॉपरली ग्राफ में बना सकें।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ले ली। अब हमने इसको क्यों लिया है, आप भी ग्राफ में ध्यान रखा करिए, जहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू रहती है हमें हमारे ग्राफ में इस तरह से वैल्यू को लिखना है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को कवर कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमारा जो एक ब्लॉक था उसमें एक साइड 0 लिखा, फिर लिखा 2, इसका मतलब कि बीच में 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है 2, अब 2 और 4 के बीच में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बीच में 3 होगा। ठीक है, हमने फिर नेक्स्ट ब्लॉक में एक साइड 4 लिख दिया, एक साइड 6 लिख दिया। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पे 9। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ का स्केल किसके लिए, टाइम के लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस के चार्ट को चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस के स्केल को बना लेते हैं। अब हम दोनों में ही चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू डिस्टेंस की कहाँ पर है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो है वो टेबल ए में दी हुई है 50। इसका मतलब मुझे इस स्केल को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि मैं 50 तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच में कितना भी आप डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ग्राफ में आसानी से प्लॉट कर पाए। अब यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे 0 फिर 5 10 15 20 25, लेकिन इस वाले ग्राफ में, इस वाले टेबल में क्या दिया हुआ है, इस वाले टेबल में 10 का डिफरेंस दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम 10 का डिफरेंस ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ब्लॉक को मैंने 0 से 10 में डिवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो मिडिल उसका पार्ट होगा वो हाफ को ही डिनोट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 है तो ये 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 10 20 ये 30 है। ओके, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 15 20 25 30, ये हो जाएगा आपका 35, ये 40 और ये क्या है रहेगा 45। ठीक, इस तरह से हमारा स्केल बन जाएगा। अब आप इस जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है इसको अगर लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलता है। ठीक है, हमारे जो डायग्राम है वो क्लियर दिखे, इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक्स के बीच में जो मिडिल टर्म होती है, जो मिडिल की नंबर होता है, उसको हम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। चलिए, तो ये तो हमने किसकी प्लॉटिंग कर ली, ये हमने स्केल की प्लॉटिंग कर ली। इसको क्या कहते हैं, प्लॉटिंग करना। ओके, जब आप स्केल पर नंबर को मार्क कर देते हो तो उसको प्लॉट करना कह लेते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ मतलब इनके बीच में बनने वाले लाइन को, कि वो स्ट्रेट लाइन बन रही है या कोई और कर्व बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो 0 टाइम पर हमारा डिस्टेंस कवर्ड दोनों ही टेबल में कितना है 0। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 0। अब हम पहले एक काम करते हैं, टेबल ए का ग्राफ तैयार कर लेते हैं। हमें ग्राफ कैसे बनाना होता है, सबसे पहले हम डॉट्स को बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल ए को बना लेते हैं। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस था 10 मीटर, तो ये 2 मिनट और ये रहा 10 मिनट, तो ये यहाँ पर बना होगा। 4 मिनट में कितना था, 4 मिनट में 20 था, ये बना हुआ है। 6 मिनट्स में 30 है, ये बना दिया। 8 मिनट में 40 है, ये भी चेक कर लिया। ये आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है कि सभी वैल्यू प्रॉपर है या नहीं। इसी तरीके से 5 मिनट्स, जो आपका जब 1 सेकेंड था तो कितनी वैल्यू थी 5, ये देखिए ये रही 5, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा। जब आपका 2 सेकेंड था तो वैल्यू कितनी थी 10, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, जब 3 सेकेंड था तो वैल्यू है 15, ये रहा आपका 15। जब आपका 4 मिनट्स थे तो आपका डिस्टेंस कितना है 20, तो ये हो गया 20। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ हमारा प्रॉपर बना हुआ है। राइट, चलिए अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है, द ग्राफ गिवन इन फिगर इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। ठीक है, या सिर्फ ए के लिए सही है या सिर्फ बी के लिए सही है
या ना तो ए के लिए ना तो बी के लिए सही है। क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला है कि आपको ये जो दोनों टेबल दी गई हैं, क्या ये ग्राफ जो है वो दोनों ही टेबल्स के लिए ट्रू है, या टेबल ए के लिए भी सही है और टेबल बी के लिए भी सही है क्या? तो हमने जब ग्राफ को प्लॉट किया, हम इसीलिए ग्राफ को प्लॉट करके देख रहे थे या ग्राफ को चेक करके देख रहे थे कि दोनों जो टेबल्स हैं उसके लिए ग्राफ सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो हमने जब इसको चेक किया तो क्या हमें पता चला? हमें ये पता चला कि भाई टेबल ए के लिए भी सारी चीजें इसमें प्रॉपर बनी हुई है और टेबल बी के लिए भी इस ग्राफ में सारी चीजें प्रॉपर बनी हुई है। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन शोज अ स्ट्रेट स्लोप इज सेम फॉर बोथ टेबल एंड टेबल बी। ठीक है। सेकेंड बात ये थी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाया हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि पूरे टाइम इंटरवल में हमें एक जैसा टाइम स्लॉट मिले और एक जैसा डिस्टेंस मिले। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1-1 का डिस्टेंस था, वहाँ यहाँ पर कंटिन्यू आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से डिस्टेंस मिल रहा है, मतलब बीच में 10-10 का इंटरवल है। इसी तरीके से अगर हम ए वाले टेबल को चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5-5 का डिफरेंस है। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है कि भाई अगर टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 है और डिस्टेंस कितने कितने में कवर हो रहा है? 5-5 मीटर में कवर हो रहा है, 5-5 मीटर के डिफरेंस में कवर हो रहा है। तो ये क्या हुआ है आपका? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ठीक है, जैसी कि इस डायग्राम में दी हुई है। ओके, तो भाई ये दोनों ही क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन बाय एग्जाम के टाइम पर याद नहीं भी आ पाता है तो आपने इस टेबल को चेक कर लिया है कि आपका ग्राफ जो है वो प्रॉपर बना हुआ है, बिल्कुल टेबल ए और टेबल बी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द ग्राफ गिवन इन फिगर इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। ओके, आंसर ए। ठीक है, चलिए हम अभी थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। हो सकता है एग्जाम टाइम में आप इसको बहुत ही ज़्यादा क्विकली सॉल्व कर लें, तो अभी समझते चलेंगे ताकि हमें आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर एंड 90 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द बस इज। हमें क्या करना है? हमें स्पीड निकालनी है बस की। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है बस की जो स्पीड है वो कितने, जो आपको बस का वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे 90 मिनट्स आपको टाइम दिया है और 54 किलोमीटर्स हमें क्या दिया हुआ है? उसका डिस्टेंस। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेंगे 54 और टाइम लिख लेंगे हमारा 90। अब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किस में दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको मीटर में। ठीक है, और यहाँ से जो मिनट्स है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में किलोमीटर को मीटर में और सेकेंड मिनट को सेकेंड में, आर को मिनट और सेकेंड दोनों में कन्वर्ट करना बताया है। आई थिंक आप इसको याद रखेंगे। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 इंटू किलो की जगह क्या आ जाएगा? 1000। तो ये हो जाएगा 1000। 54 इंटू 1000। याद रखिएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो किलो मतलब 1000, तो यहाँ पे आपने 1000 लिख दिया और ये हो गया आपका मीटर। अब हमें 90 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना था? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 90 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 90 में कितने होंगे? 90 इंटू 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 90 मल्टीप्लाइड बाय 60। कितना आ जाएगा आपका? आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो बस की स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, आपको बस ये छोटी छोटी यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पता है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके अलावा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि आपको बनाना आ ही गया है। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं भी आया है तो आप प्रीवियस क्लासेस को फिर से एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएँ। राइट, चलिए, तो ये तो हमने क्वेश्चन 4 किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वी डिनोट स्पीड बाय एस, डिस्टेंस बाय डी एंड टाइम बाय टी, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी इज। हमें बताना है कि इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। वेल, हमें पता है कि स्पीड जो है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इन ऑप्शंस को इसी रिलेशन के साथ में चेक कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू डी इंटू टी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि s इक्वल्स टू डी बाई टी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। t इक्वल्स टू क्या s बाय डी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं t को यहाँ भी ले जाऊं तो t इक्वल्स टू होना चाहिए था d बाय s, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। s इक्वल्स टू कह रहे हैं 1 अपॉन टी इंटू डी, तो 1 अपॉन टी इंटू डी हो सकता है क्या s इक्वल्स टू? तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये अपन ने s को भेजा यहाँ पर, ठीक है, और हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो t इंटू डी अगर मैं करूँ तो t इंटू डी तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं होगा, और इस केस में ये जो आपका, अगर आपको एक सेकेंड, d अपॉन टी ये हो जाएगा। ठीक है, t इंटू डी किसी भी केसेस में पॉसिबल नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, आखिरी ऑप्शन क्या दे रहे हैं, s इक्वल्स टू डी अपॉन टी, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन पर जाता है, जिसके अकॉर्डिंग स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज s इक्वल्स टू डी बाई टी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फिगर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इमेज को ऑब्जर्व करना है कि इस इमेज में क्या इसमें दिए हुए ऑसिलेशन के बराबर ऑसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगर मैं पहली वाली इमेज देखूं तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सही टाइम पीरियड को बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो ए टू बी एंड बैक टू ए, क्या टाइम पीरियड इस तरह से हो सकता है कि पहले ए टू बी जाए और वापस से ए आए? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बीच में मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि कोई चीज़ ए से शुरू होकर के वापस ए पे आ रही है, इसका मतलब कि वो ऑसिलेशन कर रही है, इसका मतलब कि उसमें टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम इसको और ब्रीफ में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं ए टू ओ, देन बी, देन अगेन ओ, और फिर वापस से कहाँ पर आया, ये ए पे आया। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है ही। हम ये चेक कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं। तो O टू A, कोई भी चीज़ अगर O से स्टार्ट होकर के A पर आई है, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं वो, A टू B। अब क्या डायरेक्ट ये कूद के यहाँ पहुँच जाएगी, O पर नहीं जाएगी? तो ये यहीं पर गलत हो गया। और फिर क्या हो रहा है, B टू A दिया हुआ है, इस O को ये यहाँ पर स्किप कर दिए हैं, तो इसलिए हमारा जो B आंसर है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, B टू A, A टू B एंड B टू O। क्या कह रहे हैं, B टू A, मतलब बीच में O पर पहुंचे नहीं और सीधे क्या बोल रहे हैं, B टू A। B टू A के बाद A टू B, ये A टू B चले गए, और फिर क्या कह रहे हैं, कैसा ऑसिलेशन, B टू O। ये क्या ऑसिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। A टू B तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मतलब सिर्फ A से B पर पहुंच जाए और बीच में पहुंचे ही ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए ये जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा A टू B एंड बैक टू A। राइट, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर था A टू B एंड बैक टू A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर शोज एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। हमें फिगर में एक पेंडुलम दी हुई है। टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम
A to C is T1 and from C to O is T2. The time period of this simple pendulum is. हमें क्या बताया गया है कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है। यहाँ पे A से C तक जाने का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, इस पॉइंट तक पहुँचने का जो टाइम पीरियड है वो है T1, राइट। इसके बाद फ्रॉम C टू O, C से O तक पहुँचने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, T2 है, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। अब पेंडुलम कैसे चलेगा, पेंडुलम को हमें पता है कि किस तरह से चलता है। पहले A टू O जाएगा, देन वहाँ से B पहुँचेगा, फिर वापस O के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो जिस तरह से यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो था वो T1 और यहाँ फाइनल मीन वैल्यू तक आपकी O क्या होती है, मीन वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर A को O तक टोटल पहुँचना है तो इतना जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम B टू A वाला टाइम देखें, ठीक है, जैसा पेंडुलम है, पेंडुलम कैसा घूमता है, पेंडुलम बिल्कुल एक जैसा मूव करता है, मूवमेंट करता है। इसका मतलब जितना मीन वैल्यू वो यहाँ पर A से O में आने के लिए टाइम लगाएगा, उतना ही जो पेंडुलम है जब B पोजीशन पर पहुँचेगा तो B से O आने पर भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना हो जाएगा आपका, T1 प्लस T2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम टोटल टाइम देखें तो जो इसका टोटल टाइम पीरियड है वो कितना होगा, जो इसका टोटल टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 4 इंटू T1 प्लस T2, क्योंकि ये किस तरह से जाएगा, एक बार T1 प्लस T2 पहुंचा, फिर उसके बाद वापस से T1 प्लस T2, फिर यहाँ से दो बार हो गया, एक बार T1 प्लस T2, फिर T1 प्लस T2 सेकेंड, फिर अगेन आया कितना, T1 प्लस T2 और अगेन जब यहाँ पर A पोजीशन पर पहुँचेगा तो T1 प्लस T2। तो इस तरह से कितनी बार टाइम को रिपीट किया जा रहा है, 4 बार। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 टाइम्स T1 प्लस T2, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिंपल सिर्फ यही आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा पेंडुलम है वो मीन पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है। उन्होंने बताया कि A से C पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा था, T1 टाइम लग रहा था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और C से जो मीन वैल्यू है वहाँ तक पहुँचने में T2। मतलब या तो हम इसको डिवाइड करके बोल लें या हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम A पॉइंट से पेंडुलम ने O पॉइंट तक पहुँचने में लगाया वो था T1 प्लस T2, ठीक है। कितना था, T1 प्लस T2। अब इसी तरीके से क्योंकि पेंडुलम मीन वैल्यू के दोनों ही तरफ बिल्कुल बराबर मूव करती है, इसका मतलब अगर B पोजीशन पर ये जाएगी तो भी कितना टाइम लगाएगी, T1 प्लस T2 टाइम लगाएगी। अब आपको पता है ये ऑसिलेशन किस तरह से होता है, अगर ऑसिलेशन ऑसिलेटरी पेंडुलम है तो किस तरह से काम करेगी, पहले O तक जाएगी, फिर B तक जाएगी, फिर अगेन कहाँ आएगी, फिर अगेन आएगी ये O पॉइंट पर। मतलब फिर से आपका जो टाइम पीरियड है वो रिपीट होगा, दैट इज T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी हो गया, एंड अगेन यहाँ से यहाँ तक फिर से जब वो A पॉइंट पर पहुँचेगी तो कितना टाइम लगाएगी, T1 प्लस T2। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 टाइम्स T1 प्लस T2 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 4 इंटू T1 प्लस T2। चलिए, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। आपको करेक्ट सिंबल बताना है कि स्पीड को अगर मेजर करना है तो कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। वेल, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ए दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, बी दिया है 5 मीटर इंटू पी, और आपको क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 5 सेकेंड अपॉन मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे ऑप्शंस में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, और वो ऑप्शन क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पीड की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, राइट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, बूजू वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 minutes. On reaching, he finds that the school is closed
and come back to buy a bicycle with his friend and reaches home in 20 minutes. जब बूजो जो है वो अपने घर से स्कूल तक गया तो उसको 30 मिनट लगे, लेकिन जब वो वापस अपने दोस्त के साथ बाइसिकल पर आया तो उसको 20 मिनट लगे। ऑब्वियस सी बात है, बाइसिकल की जो स्पीड रही होगी वो ज़्यादा रही होगी। तो अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि आपकी स्पीड कब ज़्यादा थी, किसकी ज़्यादा थी, आपसे ये पूछा है कि आपको एवरेज निकाल के बताना है, टोटल दोनों स्पीड का एवरेज। तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले या तो आप दोनों ही कंडीशन की स्पीड अलग अलग निकालें और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करें, या तो फिर हम एक सिंपल तरीका करते हैं कि क्या करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, हमें टोटल डिस्टेंस पता है कितना है, 3 + 3, 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर वापस आने का। तो ये हमने लिख दिया 3 + 3। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, 20 मिनट, 30 मिनट्स में वो स्कूल पहुंचा था और 20 मिनट्स में वापस आया। तो हमने मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को जब आर में कन्वर्ट करोगे तो जैसे आपको 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 20/60 आवर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 30 मिनट्स को कवर करना है, 30 मिनट को कन्वर्ट करना है किस में, आर में, तो वो हो जाएगा 30/60। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 आर और ये हो जाएगा 1/2 आर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, 1/3 + 1/2 आर। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा है 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम इज oscillating between 2 point A and B as shown in figure। एक सिंपल पेंडुलम आपको दिया हुआ है जो कि 2 पॉइंट A और B के बीच में ऑसिलेट कर रही है। इस द मोशन ऑफ द बॉब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको ये बताना है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका आंसर है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो टाइम इंटरवल रहेगा वो बिल्कुल सेम नहीं रहता है, साथ ही साथ स्पीड भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Paheli and Bujo have to cover different distances to reach their school, but they take the same time to reach the school. Okay, what can you say about their speed? क्या है क्वेश्चन, Paheli and Bujo have to cover different distances to reach their school, but they take the same time to reach the school. अब क्या हो रहा है कि पहेली और बूजो जो है वो अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करके कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल को पहुँचते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही टाइम पे पहुँच जाते हैं। कैसे हो सकता है कि पहेली जो है वो उसके घर का डिस्टेंस स्कूल से कुछ ज़्यादा रहा हो और बूजो का कम रहा हो, लेकिन फिर भी दोनों टाइम पर कैसे पहुँच गए। तो आपको बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की ही जो स्पीड है वो डिफरेंट रही होगी। हो सकता है कि जिसके घर का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है वो और ज़्यादा तेज़ी में चल रहा है, ठीक है, और जिसके घर का कम है वो आराम से चल रहा है कि भाई तो घर पहुंच ही जाऊंगा। इसलिए क्या हो रहा है कि वो दोनों सेम टाइम पर स्कूल में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ बूजो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड पहेली कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर, हु ट्रेवल्स इन अ हायर स्पीड। बूजो जो है वो कितने देर में डिस्टेंस कवर कर लेता है, 1 घंटे में, और जो पहेली है वो क्या करती है, 2 घंटे में डिस्टेंस को कवर करती है। तो हु ट्रेवल्स इन अ हायर स्पीड। ठीक है, बूजो मूव्स एट हायर स्पीड एज ही कवर द सेम डिस्टेंस इन अ लेसर टाइम विद द पहेली। वैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम डिस्टेंस है और दोनों ही एक साथ चल रहे हैं तो बूजो जो है अगर जल्दी पहुंच रहा है और पहेली धीरे धीरे आ रही थी तो लेट पहुंचेगी। इसलिए दोनों की स्पीड में यहाँ पर भी फ़र्क है, और बूजो जो है वो हाई स्पीड पे चल रहा होगा, तेज़ी से दौड़ दौड़ के आ रहा होगा, इसलिए वो पहेली से जल्दी पहुंच गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कंप्लीट द डेटा ऑफ द टेबल
गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेल मैंने आपसे कहा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वेल कैसे कर लेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इन जगहों को फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 लिखा है, यहाँ पर हमारी 20 तक की वैल्यू दी हुई है। अब आपको इसको चेक करके बताना है कि जैसे 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमारा 4 सेकेंड ये रहा, और यहाँ से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालें इस ग्राफ के ऊपर तो हम ये 8 तक पहुँच जाएंगे। दैट मीन्स कि 4 सेकेंड होने पर हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना है, 8। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ आएगा आपका 8। ओके, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 मीटर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो टाइम को देख करके हमने डिस्टेंस निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस को देख करके टाइम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 12। अब आपको बताना है कि इस दौरान टाइम कितना हो रहा होगा। अब यहाँ से जो 12 है, डिस्टेंस तो ये है, अभी कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पर आकर रुकें, हम कहीं पर भी रुक सकते हैं। तो कहाँ पर हमें स्टॉप करें, इस डिस्टेंस को किस टाइम पर आकर के स्टॉप करें। तो अब हम देखेंगे वापस से हमारे चार्ट को। चार्ट में जो टाइम है वो 4 और 8 के बीच का है। तो अगर मैं 4 देखूं टाइम और 8 देखूं तो इनके बीच का टाइम कितना दिख रहा है मुझे, 12। अगर यहाँ से डिस्टेंस है तो 4 और 8 के बीच में ये 6, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये 12 है। तो ठीक, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होगा 6 सेकेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला है कि अगर 8 सेकेंड है, ओके, तो मुझे बताओ अगर 8 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है। तो हमने यहाँ से 8 से एक परपेंडिकुलर डाला, अपन इसको डालते गए, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर आकर के मिल रहा है। यहाँ से हमने इसको देखा तो ये कितना है, वैल्यू 16 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 16, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप चार्ट को भी देखें और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ग्राफ को भी देखें। चार्ट को देख करके आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि किन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और ग्राफ को देख करके हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो ग्राफ पर, ये जो आपने ये जो बनाया ना प्लॉट, ग्राफ के ऊपर जो प्लॉट बनाया है इस प्लॉट पर परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सही आंसर दे पाएंगे। तो हमारा वैल्यू कितनी आई है, 8, 6 और 16। चलो चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ करेक्ट है या नहीं। वेल हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट है। हमारी जो वैल्यू आना चाहिए थी वो आना चाहिए थी 8, 6 एंड 16, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7 इज 12 ईयर एंड 3 मंथ। एक्सप्रेस दिस एज इन सेकेंड्स। हमें क्या करना है, जो एज है एक बच्चे की वो कितनी है, 12 ईयर एंड 3 मंथ्स। हमें इसे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो हम कैसे करेंगे इसे, 12 ईयर एंड 3 मंथ्स को हमें सेकेंड में बनाना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम बड़ी वाले जो भी आपका यूनिट होती है उसको उसके जस्ट छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, ईयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में, ठीक है। तो ईयर के बाद आपका 12 ईयर्स में अगर आप देखें तो कितने दिन होते हैं, 365। तो आपने 12 इंटू 365 कर दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 12 इंटू 365 प्लस मंथ को करना है। तो मंथ में क्योंकि 30 दिन होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 इंटू 30। 12 ईयर एंड 3 मंथ है, इसका मतलब होता है 12 प्लस 3, है ना, 1 साल प्लस 2 महीना। तो इसको कैसे लिखते हो आप, 1 प्लस 2, राइट। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डे ही निकाल रहे हैं। तो हम डे में अगर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी डे में कन्वर्ट होगा और ये भी डे में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप प्लस ही करोगे, टोटल डे ही निकलेंगे ना।
तो ये क्या हो जाएगा 12 ईयर। तो 12 इंटू 365 प्लस 3 इंटू 30 दैट इज कितने डेज आए 4470 डेज। ठीक, हमने क्या किया, इसको डे में कन्वर्ट किया, इसे डे में कन्वर्ट किया, दोनों को प्लस किया और ये आ गया हमारे पास 4470 डेज। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या करना है, डे तो आ गए, अब हम इसके बाद इसको आवर्स में कन्वर्ट करके हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड में। तो इसको हम अगर आवर में कन्वर्ट करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4470 दिनों में कितने घंटे होंगे, इसके लिए आपने ये कर दिया, ये तो आर हो गया। आर को हमें मिनट में करना था, तो एक आवर में अगर 60 मिनट्स है तो इतने आर में कितने मिनट्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दिया और ये बन गया मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, मिनट इनटू सेकेंड्स करना है, तो हम एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए एक और बार हमने यहाँ से इसको 60 से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया। इसको और बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले 12 ईयर्स को हमने क्या किया, 12 इंटू 365 डे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें अगर 3 मंथ को डे में कन्वर्ट करना है तो 3 मंथ को डे में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 इंटू 30 डेज हम मान लेते हैं, तो 3 इंटू 30 हो गया। तो यहाँ पर भी डे निकल गए, यहाँ पर भी डे, इसका मतलब टोटल दिन कितने हो गए, कितने दिनों का बच्चा है वो है 4470 4470 डे का। ओके, अब इस डे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस डे को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। ओके, किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो एक आवर में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते, वन डे में कितने घंटे होते हैं, वन डे में होते हैं 24 आवर्स। ओके, तो 4470 डेज में कितने घंटे हो जाएंगे, तो इसके लिए हमने 24 कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमारा आवर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। आवर को हमें अब सेकेंड्स मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटों में कितने मिनट्स, तो इसके लिए भी हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये तो मिनट्स में बन गया, अब हमें क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक बार और हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। और फाइनली ये जो वैल्यू आएगी, ये इतने सेकेंड्स का, वो जो भी चिल्ड्रन है वो इतने सेकेंड का बच्चा है। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको एक एज को किस में कन्वर्ट करना था, सेकेंड्स में। तो क्यों ना आप अपनी एज को कन्वर्ट करके देखें, आप जितने भी साल के हों, ठीक, आप अगर 10 साल के 12-13 साल के बच्चे हैं तो आप अपनी एज को ऐसे ही फॉर फन सेकेंड्स में कन्वर्ट करके ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हम ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करते, हम बहुत 1-2 लाइन के आंसर्स में ही इसको कवर करेंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अ स्पेसशिप ट्रेवल्स 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर अंदर। एक्सप्रेस स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी स्पीड जो है इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, स्पीड ऑफ स्पेसशिप कितनी है, 36,000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो एक आवर में, अगेन वही चीज, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, 60 मिनट्स। ठीक है, सो कितने आवर्स हमें निकालना है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आपका 3600 अपॉन 60। ठीक है, लेकिन ये किस में हुआ, मिनट्स में हुआ, हमें क्या करना है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3600, ये तो कितना हो गया था आपका मिनट्स में, किस में हुआ ये, किलोमीटर पर मिनट। अब हमें किस में निकालना है, सेकेंड्स में निकालना है, तो ये हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, अब ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड में। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और हमारी जो भी वैल्यू है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो
आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको 1 घंटे में अगर कोई स्पेसशिप 36,000 किलोमीटर चलती है तो आपको ये बताना था कि 1 सेकेंड में कितना चलती होगी। तो बेहद आसान है, आर को हम पहले मिनट में कन्वर्ट करें, मिनट के बाद हम उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हमारा जो भी आंसर है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पहेली मूव अलोंग अ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD एज शोन इन द फिगर। पहेली जो थी वो घूमने निकली, कहाँ से शुरू करा उसने, ए से शुरू करी, बी पे पहुंची, बी से गई सी पे गई, सी से जाते हुए डी पे चली गई और वापस से ए पे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पहेली मूव अलोंग अ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD एज शोन इन द फिगर। शी टेक्स 2 मिनट टू ट्रेवल ईच साइड। उसने क्या किया, हर साइड में पहुंचने के लिए कितना वक्त लगाया, उसने लगाए 2 मिनट्स। हर साइड में उसने कितने कितने मिनट लगाए, मतलब ए से बी पहुंचने में 2 मिनट, बी से सी पहुंचने में 2 मिनट, सी से डी पहुंचने में 2 मिनट और डी से ए पहुंचने भी उसने 2 मिनट ही लगाए। प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड एक्सप्लेन वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और ये बताना है कि ये जो इसका मोशन था वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2 एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक हम ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले तो हमारी एक्स एक्सेस और एक जो दूसरी है वो हम वाई एक्सेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हमेशा एक्स एक्सेस पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सेस पर आप हमेशा टाइम को लिखेंगे और जो वाई एक्सेस है उस पर हम डिस्टेंस डी को लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस पर टाइम को लिखा है और जो वाई एक्सेस है उस पर हम डिस्टेंस को लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि टोटल जो उसके डिस्टेंसेस है उसने कितने कवर किए। तो कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किया उसने, 8 मीटर। तो हमारा जो ग्राफ हो उसमें 8 मीटर तक की वैल्यू होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका टाइम और ये आपने यहाँ पे डिस्टेंस के वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले 2 मिनट जब हुए, हर 2 मिनट में वो क्या करती है, 2-2 मिनट लगाती है। अगर वो कब शुरू हुई है, मान लीजिए अगर वो 0 से शुरू हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ से अगर चेक करें, अगर जो पहेली है सबसे पहले क्या हुआ, ए से चलना शुरू हुई। ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बी तक, 8 मीटर का। कितनी देर में कवर किया, 2 मिनट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर फिर से एक बार डायग्राम को ड्रॉ करके आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक ए बी सी डी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी रही है आपकी, 6। ठीक है, चलिए तो ए से बी आने में कितना उसको डिस्टेंस लगा है, 8 मीटर्स का। ठीक, इसको इसने 2 किलोमीटर में 2 मिनट में कवर किया। तो यहाँ से 0 से वो चली और ये हो गया आपका 2 मिनट। ठीक है, 0 से चली थी कितना, 2 मिनट। तो हमने यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 8 और ये 2। ठीक है, इसके बाद अगले 2 मिनट के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करी है, 6। ठीक है, तो 8 में हम और 6 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 6 अपन 14 तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया 14, कितने, नेक्स्ट 2 मिनट में। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 मिनट में, मतलब जब 6 मिनट हो गए वहाँ पर 6 वैल्यू आएगी। 6 पर कितना चली, और 8। ठीक है, तो इसका मतलब 22, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ 22 पर पॉइंट करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, डी से ए वो कितना डिस्टेंस कवर करी है, 6 मीटर। तो 22 में हम और 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसका मतलब डी से ए पहुंचने में उसने 2 मिनट और लगाए, मतलब टोटल 8 हो गए। और ये देखिए, तो अगर आप इस मोशन को ड्रॉ करेंगे तो आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मोशन कैसा है, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, नहीं, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, क्योंकि वो एक प्रॉपर डिस्टेंस को बिल्कुल यूनिफॉर्मली ना कवर नहीं कर रही है। और दूसरी चीज़, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कैसा है,
ये ग्राफ लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, तो जो आपकी पहेली थी वो कितना स्टार्ट करी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इसने कवर किया, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको 2 एक्सेस ड्रॉ करनी है, एक में टाइम बनाना है, एक में डिस्टेंस बताना है, क्योंकि वो हर जगह 2 मिनट का टाइम लेती थी। इसका मतलब जब उसने यहाँ से शुरू किया होगा तो 0 होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको 2 मिनट हो गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने और 2 मिनट लगाए, तो मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 मिनट, 4 के बाद इसको इतना डिस्टेंस कवर करते हुए 6 मिनट, और इतना डिस्टेंस कवर करते हुए 8 मिनट लगे होंगे। तो अब इस तरह से आपको ये जो एक्सेस है, वाई एक्सेस की वैल्यूज़ मिल चुकी थी, कितनी, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, एक्स एक्सेस की। वाई एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, 8 + 6 + 8 + 6 दैट इज 22 समथिंग आएगा। तो अब जब 22 निकालेंगे, ठीक है, इसका मतलब आपको वाई एक्सिस को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपका इस तरीके का ग्राफ बन जाए, ठीक है। फिर दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि जो पहेली थी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक by selecting 4 points on x-axis and y-axis respectively. The circumference of the circle traced by the second hand is 64 centimeter. हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम प्लॉट को बनाना है, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से प्लॉट बना करके दिखाना है, ठीक है। इतना हमारे दिमाग में क्लियर हुआ। अब हमें क्या बोला गया है, अब उन्होंने बोला है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेस्ड बाय द सेकेंड हैंड इज 64 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस की बात आ गई, दैट मीन्स कि हमारे दिमाग में आ गया है कि हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सर्कमफेरेंस कितना है, 64 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे जिसका सर्कमफेरेंस कितना बोल रहे हैं, ये जिसका सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं 64 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, आप ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगा। वेल, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक सेकेंड हैंड है वो एक बार में कितना राउंड कंप्लीट करता है, 1 मिनट का। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से लेकर के पूरे वैल्यूज को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा आपसे, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द बाय सिलेक्टिंग द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑन 4 पॉइंट्स, ठीक है। हमें किन्हीं भी 4 पॉइंट्स में क्या करना है, इस क्लॉक को डिवाइड करना है, ठीक। अब सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है आपको, 64, ठीक है, और ये 1 मिनट में पूरा राउंड लेकर के सर्कमफेरेंस को बना रही है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस है आपका 64 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरा इसका सर्कमफेरेंस है वो 64 सेंटीमीटर का है। ओके, और हमें क्या करना है, हमें 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। हम ये जानते हैं कि जो आपकी सेकंड की क्लॉक होती है, जो सेकंड हैंड होता है, वो एक राउंड जब पूरा ले लेता है, जब वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, इसका मतलब कि वो क्या कंप्लीट करता है, 1 मिनट को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है पूरा मिनट के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड्स, ठीक है, जो कि कवर होते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ पर हम किस में आ जाएंगे, 60 सेकेंड्स, या फिर आप कह सकते हो 1 मिनट के अंदर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कहा है कि 4 पॉइंट सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो हम 4 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक हो जाएगा, हम इक्वल डिस्टेंस में बिल्कुल 4 पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि 60 जो सेकेंड्स है वो पूरे एक राउंड में कंप्लीट करेगा, 1 मिनट बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 15 सेकेंड। अगर मैंने इस पूरे 1 मिनट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो कितना होगा, 15, 15 + 15 30, फिर 30 को हमने फिर 15 में ऐड किया तो 45, मतलब 45, फिर 45 में 15 ऐड किया तो फाइनल कितना आ जाएगा आपका
45 में अगर फिर से 15 को ऐड करेंगे तो 60। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि जो सरकमफेरेंस है वो टोटल कितने की थी, 64 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी, 16, क्योंकि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप 64 को का 1/4 निकालोगे, इसको 4 पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है तो कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा, ये 16, ये भी 16, ठीक है, ये भी 16 और ये भी 16। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 16 है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इसके जो डिस्टेंस है उसको 16 मतलब 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो यह हो गया आपके 4 भाग, 16 + 16 32, फिर आ जाएगा आपका 16 में आप फिर से 16 ऐड करोगे तो 48, फिर से 16 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 64। ओके, और आपने टाइम को भी डिवाइड कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टाइम है वो कितना होगा, 12 से 3 के बीच में 15 सेकेंड, तो ये हो गया 15। फिर यहाँ से डी से लेकर के बी तक का टाइम कितना हो जाएगा, ये 15 इतना टाइम और ये 15 कितना हो गया, 30, तो हमने लिख दिया 30। फिर हम क्या करेंगे, बी से सी चलेंगे तो 30 + 15 कितना हो गया आपका, 45। फिर हमने क्या किया, फिर से 15 ऐड किया तो हो गया 60। समझ में आ रही है ये बात। हमने क्या किया, हमें बोला गया था एक सर्कल ड्रॉ करिए, किसकी कितनी सरकमफेरेंस होती है, जिसकी सरकमफेरेंस है मान लीजिए 64 सेंटीमीटर। उस सर्कल में अगर एक सेकेंड हैंड पूरा राउंड लगाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 मिनट को कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 12 से इस तरह से एक पूरा घड़ी को ड्रॉ करेंगे जो कि 12 पर ही वापस पहुंचेगी और कितना बनाएगी, 60 सेकेंड या 1 मिनट बनाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि 4 पॉइंट को सिलेक्ट करिए, तो हमने 64 को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आया, 16। अब अगर मैं 60 सेकेंड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो कितना कितना आएगा मेरे पास, 15। ठीक है, तो मैंने 15 के डिफरेंस में 4 पॉइंट बना लिए, डी, ए, बी और सी। ठीक है, अब इनकी मदद से मुझे चार्ट बनाना है। तो मैंने पहले तो यहाँ पर डिस्टेंस को लिख लिया, 16, 32, 48, 64। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये डिस्टेंस को लिख दिया है। अब इसी तरीके से हम टाइम को लिख देंगे, तो ये हो गया आपका टाइम का स्लॉट। अब जब 16 डिस्टेंस है तब आपका टाइम कितना हो रहा है, 15 सेकेंड। जब आपका डिस्टेंस 32 कवर हुआ तो टाइम कितना हो गया है, 15 + 15 दैट इज 30 मिनट। ओके, 30 सेकेंड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर कितना हो जाएगा, जब आपका डिस्टेंस कितना है, 48 है, तो आपका टाइम कितना था, 45 सेकेंड्स, तो ये हो गया। और लास्ट में जब आपका टाइम 60 सेकेंड्स था तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 64। तो इस तरह से जब आप प्लॉट ड्रॉ करोगे तो वो एक लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी। ठीक, और ये क्या है, ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं। इस चीज को भी समझ लेते हैं, इक्वल इंटरवल। हर बार देखिए, हर बार कितना सेकेंड हो रहा है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, और यहाँ पर भी कितने सेकेंड्स हैं, 15 सेकेंड। ठीक है, साथ ही साथ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ तो डिस्टेंस भी कितना है, तो डिस्टेंस अगर मैं देख रही हूँ तो डिस्टेंस भी मुझे कितना कितना दिख रहा है, 16, फिर से 16, फिर से 16 और फिर से 16। इसका मतलब कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हर बार टाइम भी आपका क्या हो रहा है, सेम है, और हर बार डिस्टेंस भी आपको सेम मिल रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि सरकमफेरेंस आपको 32 दी होती तो आप क्या करते, फिर आप 32 को 4 से डिवाइड करते। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, अगर आप 32 ले उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 64 को 4 से डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड करना था तो 16 आया। दैट मीन्स कि आपको कितने कितने का डिफरेंस लेना है, 8 का। ओके, और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे
60 सेकेंड को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, 15-15 सेकेंड के हम 4 पार्ट डिवाइड कर लेंगे। हमें बस ये चेक करना है कि ये जो 4 पॉइंट हमने डिसाइड किए हैं उसमें हर 15 सेकेंड में कितना कितना मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो डिस्टेंस तो सेम ही था, बस टाइम हमारा 15 + 15 इस तरह से चेंज होता जा रहा था। तो देखिए बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको बहुत आराम से देखिएगा, थोड़ा सा ये हार्ड लेवल क्वेश्चन है एज कंपेयर टू बाकी के क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फिगर गिवन बिलो इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा होगा, कहीं इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहा होगा और उसका आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। व्हाट विल बी द मतलब दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। What will be the position of object at 20 सेकेंड। आपको बताना है कि जब 20 सेकेंड थे तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर था या उसका डिस्टेंस क्या था। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे, ये रहा आपका 20 सेकेंड, ठीक है। इस दौरान आपका जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पहुंचा था, वो पहुंचा था 8 मीटर पर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मुझे यहाँ का डिस्टेंस निकालना है तो ये देखिए कितना किया था उसने, यहाँ से हमने ग्राफ पे परपेंडिकुलर डाला, हर बार आपको परपेंडिकुलर डालकर ही चीज़ों को समझना है। और यहाँ से चेक किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 12 सेकेंड में, 6 मीटर। What is the average speed of the object? अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें पता है टोटल टाइम ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, हम ये निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा है उसको 8 मीटर तक पहुंचने में, 20, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें क्या बोला था, एवरेज स्पीड निकालनी थी हमें। एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये हो गई हमारी स्पीड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम। तो स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, स्पीड आ जाएगी आपकी 8 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन भोलूज एंड गोलूज हाउस इज 9 किलोमीटर। भोलू हैज टू अटेंड गोलूज बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock। ओके, भोलू और गोलू इन दोनों के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर है, ठीक है। एंड भोलू हैज टू अटेंड गोलूज बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock। ही स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 6 o'clock on his bicycle and covered the distance of 6 kilometers in 40 minutes. At that point, he met Chintu and he spoke to him for 5 minutes and reached Golu's birthday party at 7 o'clock. With what speed did he cover the second part of the journey? Calculate his average speed of the entire journey. चलिए तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि भोलू और गोलू, ठीक है, इन दोनों के ये जो घर है, मान लीजिए ये है भोलू का घर, ठीक है, और ये घर है गोलू का। ओके, सो भोलू और गोलू इन दोनों के घर के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 9 किलोमीटर, ठीक है। इसने कितने बजे चलना शुरू किया, इसने चलना शुरू किया 6 बजे। ओके, 6 बजे इसने चलना शुरू किया और ये पहुंचा इसके घर पे कितने बजे, इसके घर पे पहुंचा ये कुछ 7 बजे। ओके, कितने बजे पहुंचा, 7 बजे पहुंचा। अब क्या हुआ रास्ते में ये हुआ कि जब वो 6 किलोमीटर पहुंच चुका था, कहाँ तक पहुंच चुका था, मान लीजिए कि ये अगर 9 किलोमीटर है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। तो जैसे ही वो 6 किलोमीटर कवर किया, कितनी देर में, उसने ये कवर किया 40 मिनट में, ठीक है। उसे अपना एक और दोस्त मिल गया, उस दोस्त का नाम क्या था, उस दोस्त का नाम था चिंटू। अब वो चिंटू से यहाँ खड़े होकर के बात करने लगा, ठीक है, और 5 मिनट वेस्ट हो गए। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि विथ व्हाट स्पीड डिड ही कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। ये जो पार्ट है जर्नी का सेकेंड पार्ट, इसको उसने किस स्पीड से कवर किया होगा, मतलब इतनी जगह की आपको स्पीड निकालनी है और कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। और हमें क्या बताना है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर करके हमें बताना है, राइट।
तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं ये कि घर से लेकर के चिंटू के मिलने तक उसे कितना टाइम लगा। तो 40 मिनट, ठीक है, प्लस 5 मिनट, तो मतलब उसने 45 मिनट तो यहीं पर वेस्ट कर दिए। कहाँ पे? 6 किलोमीटर के अंदर अंदर। अब आगे चल के इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन भोलू एंड गोलू का हाउस हमने यहाँ पर लिख लिया 9 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय भोलू इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पहले पार्ट में, मतलब पार्ट क्यों बोल रहे हैं? चिंटू के मिलने से पहले का पार्ट। तो कितना देर उसने कवर किया, कितना कवर कर लिया था? 6 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर 6 किलोमीटर, अब इस 6 किलोमीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा था? 40 मिनट। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय भोलू इन सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, इस चीज को, इतने डिस्टेंस को हमें निकालना है, ठीक है। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9 किलोमीटर। 6 किलोमीटर वो ऑलरेडी कवर कर चुका था, मतलब कितना बचा होगा? 3 किलोमीटर। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? यहाँ का डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर्स, राइट। अब इसके बाद टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो टोटल भोलू से गोलू के घर तक का रास्ता कितना था? टोटल रास्ता था 60 मिनट्स का, ओके, या आप कह सकते हैं 1 घंटे का। अब उसने 45 मिनट्स तो कहाँ वेस्ट कर दिए? उसने अपने घर से चिंटू के मिलने तक 45 मिनट्स वेस्ट कर दिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो टाइम है वो क्या होगा? 60 माइनस 40 प्लस 5, दैट इज 15 मिनट्स। ओके, तो इतनी देर में उसने यहाँ पर रास्ते को कंप्लीट किया होगा। कौन से रास्ते को? ये इस रास्ते को, चिंटू से लेकर के अपने दोस्त के घर तक का जो रास्ता था उसने कितनी देर में कवर किया होगा? 15 मिनट में कवर किया होगा। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अब हमने 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि चिंटू से मिलने तक, अपने दोस्त के घर के पहुंचने तक का जो रास्ता था उसने 15 मिनट में तय किया है। तो कितनी स्पीड में वो गया। तो अब आपको डिस्टेंस पता है और क्या पता है? आपको टाइम पता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी कितनी स्पीड रही होगी इस दौरान। ओके, तो चलिए हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। सो स्पीड ऑफ भोलू वाइल कवरिंग द सेकेंड पार्ट, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15/60, क्योंकि ये मिनट्स में है, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/15 इंटू अपॉन 60। तो कितना आ जाएगा आपका? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज स्पीड ऑफ भोलू फॉर द इंटायर जर्नी। अब हम इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम है 60 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस है 9 किलोमीटर्स। इससे हमें निकल जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, जो कि कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो एवरेज चल रहा था अपने घर से गोलू के घर तक। ओके, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट में आपको सॉल्व करना था, तो हमने इसको किया। अब आपको ज़रूरी है कि आप इसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझने के लिए एक बार खुद से ड्रॉ करके देखें कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, कहाँ तक उसने अपने दोस्त से बात की और उसके बाद कितना डिस्टेंस बचा। ऐसे क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। चलिए, तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लॉन्ग आंसर टाइप का ये है क्वेश्चन नंबर 20। बूजो गोज टू द फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। ओके, बूजो जो है वो एक फुटबॉल ग्राउंड में गया फुटबॉल को खेलने के लिए। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम होम टू द ग्राउंड इज गिवन एज फिगर। अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि वो अपने घर से प्ले ग्राउंड तक जहाँ तक गया उसके बीच में क्या क्या हुआ, उसका ये पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि कितने टाइम में वो कहाँ कहाँ पहुँचा। What does the graph between point B and C indicate about the motion of भुजो? अब आपको ग्राफ को ध्यान से देख करके बताना है कि B और C पॉइंट, ओके, B पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा B पॉइंट, ये रहा C पॉइंट। तो B और C पॉइंट के बीच में क्या इंडिकेशन हो रहा है? What does the graph between B and C indicate about the motion of भुजो? आपको क्या लग रहा है बी और सी पॉइंट को देख करके? तो मैंने जब यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो बी और सी के दौरान यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल टू एक्सेस है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, मतलब कि बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, कब से कब तक? 4 मिनट से 8 मिनट। ठीक है, मतलब 4 मिनट के लिए
4 से 8 मिनट के बीच में 4 मिनट के लिए क्या हुआ है, ये जो आपका बूजो है वो स्टेशनरी कंडीशन में यहाँ पर खड़ा हुआ है, मतलब ज़रूर वो यहाँ पर कहीं रुका होगा। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंडिकेट दैट बूजो इज एट रेस्ट, दैट इज हिज स्पीड इज 0। हमें किस बारे में कमेंट करना था, हमें बताना था कि इसके मोशन के बारे में बताइए कि क्या इसकी स्पीड रही होगी। तो क्योंकि B से C के बीच में 4 से 8 के बीच में क्या हुआ है, रेस्ट की कंडीशन में है, स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब जो बूजो है वहां पर रुका हुआ है। और इस टाइम पे अगर मोशन की बात करें, मतलब स्पीड की अगर बात करें, तो वो क्या होगा, 0। ओके, तो ये पहला आंसर समझ में आया। क्या होगा इस कंडीशन में, स्पीड हो जाएगी हमारी 0। इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। 0 से लेकर के 4 मिनट, 0 से लेकर के 4 मिनट के बीच में आपको बताना है कि जो मोशन था वो यूनिफॉर्म है या नहीं। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या ज़रूरी है, वेल यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ग्राफ को आप देखोगे तो कैसा दिखना चाहिए, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 0 से 4 के बीच में ये रहा आपका 4, ठीक है, और ये रहा 0, ठीक। अब यहाँ पे स्लाइड हल्का सा चेंज यहाँ पर ए की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये मोशन कैसा होगा, ये मोशन होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। ओके, मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट इज नॉन यूनिफॉर्म एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस टाइम ऑफ इंटरवल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचा तो कुछ स्लाइट इस तरह से चेंजेस आ गया, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हमें नहीं दिख रही है। तो इसीलिए ये जो मोशन होगा वो क्या होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज हिज स्पीड बिटवीन 8 and 12 मिनट ऑफ हिज जर्नी। 8 से लेकर के 12 के बीच में, ठीक है, 8 मिनट to 12 मिनट के बीच में आपको इसकी स्पीड आइडेंटिफाई करके बतानी होगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आसान है, इसकी स्पीड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वेल, अब हमें ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस 8 से किसके बीच में निकालना है, हमें 12 के बीच में। तो 8 से 12 के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ पर था 150, ठीक है। 8 से 12 के बीच में हमें स्पीड बतानी है, ठीक है। तो इन डिस्टेंस को भी देख लेते हैं, यहाँ से 150 दिख रहा है और यहाँ से हमें 225 दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 225 और 150 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 225 माइनस 125, 150, 225 माइनस 150, तो कितना आ गया, 75। सिमिलरली टाइम हमें निकालना है, तो टाइम किस किस के बीच में है, 8 to 12, तो 12 माइनस 8 कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा टाइम। ओके, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो ओवरऑल इसकी स्पीड है वो हम मीटर पर सेकेंड में आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो मीटर पर सेकेंड में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ताकि हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकें और फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम इसको मिनट्स में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपसे कहीं पूछा नहीं गया है कि आप इसे सेकेंड में कन्वर्ट करके बताएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व किया, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये हमने एग्जाम्पलर सीरीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। हमने इसमें MCQs क्वेश्चन करे, इसमें हमने शॉर्ट आंसर्स करे और लॉन्ग आंसर्स करे, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर जाइए, आपको 7th क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ किंडरगार्टन से लेकर के 12th क्लास तक के सारे वीडियोस हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।